एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। वो सारा मैं एक एक करके सारा एक एक चैप्टर वाइज सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हिंदी में कहते हैं, का 10वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th, बजट एंड इकोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं बजट तथा अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक जो भी लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी जो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बोर्ड के हो, सारे ये वीडियो देख सकते हैं। और चैप्टर नेम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर नेम्स हो सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि एनसीईआरटी में 6 चैप्टर दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं 10 पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग टॉपिक देखिए, बजट पढ़ते हो ना आप लोग, है ना। बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट, ये सब चीज जो पढ़ते हो वही टॉपिक का ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसमें देखो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है ना, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो देखो ऑप्शन ए है विक्रय कर, सेल्स टैक्स, या ऑप्शन बी है वैट, या ऑप्शन सी है आय कर यानी इनकम टैक्स, या ऑप्शन डी है उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आय कर, इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आय कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। अब देखो मैं इतने अच्छे से क्वेश्चन को प्रोनाउंस कर रही हूँ, फिर चारों ऑप्शंस भी बता रही हूँ, ए बी सी डी, फिर उसका आंसर भी बता रही हूँ। तो आप लोग को जरूरी नहीं कि आप लोग लिखो उसको, ठीक है, नोट डाउन करो। अगर चाहो तो नोट डाउन कर भी सकते हो, रिवीजन में अच्छा इजी रहेगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुन भी लेते हो, वीडियो को देख भी लेते हो, तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू इतना इजी होता है, आप लोग एक बार रीड कर लो या फिर सुन लो अच्छे से तो याद रह जाता है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, सारे ऑप्शंस बोल रही हूँ, आंसर बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, बस आपको एग्जाम में याद रहेगा। अगर ये क्वेश्चन मान लो आ गया कि निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आप लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग का दिमाग में फट से आ जाएगा कि हाँ मैम ये बोली थी कि इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है ना। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये चीज आपका दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं ध्यान से, वो चीज हम लोग को दिमाग में आ जाता है। और ये इजी है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर बताना है, तो सुनोगे तो याद तो रह ही जाएगा। ऐसा तो नहीं बहुत लंबा 200 वर्ड्स का आंसर है, ठीक है, 200 वर्ड का आंसर भी ध्यान से सुनो पढ़ो तो याद रह जाता है इतना कि अपने हिसाब से आप लोग उसको कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, है ना। तो ये तो एक वर्ड का आंसर है, 1 वर्ड आंसर, 1 और 2 वर्ड्स, तो बहुत ही इजी है। और ऊपर से 40 मार्क्स का इस बार आ रहा है आपका 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो अगर इसको अच्छे से कर लेते हो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हो, मेरे चैनल पे एक एक चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखो सुनो, 40 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएगा, तो पास तो हो ही गए फिर इकोनॉमिक्स में। और उससे अच्छा करना है तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिंक दे रही हूँ इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट का, उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो पिछले वीडियोस मैंने डाले वो सब भी सारे वीडियो मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखो फर्स्ट में क्या था, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, अब बताना अप्रत्यक्ष कर, है ना। कर अप्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, निगम कर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स, या फिर सेवा कर, सर्विस टैक्स, या ऑप्शन सी है धन कर, वेल्थ टैक्स, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा कर, सर्विस टैक्स, क्योंकि सेवा कर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सर्विस टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आता ही आता है, हर 2-4 साल का गैप में आता ही रहता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च,
फाइनेंशियल ईयर बताना है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल 1 टू मार्च 31, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जनवरी 1 टू दिसंबर 31, या 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, अक्टूबर टू अक्टूबर 1 टू सितंबर 30, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। आप लोग जानते होंगे कि भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न, एक कर प्रणाली जिसमें कर का आधार बढ़ने पर कर की दर घटती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अ टैक्स सिस्टम इन विच द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीज इज कॉल्ड। एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें कि टैक्स बेस यानी कि कर आधार के बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर, कर की दर यानी रेट ऑफ टैक्स घटता है, डिक्रीज होता है, इसको क्या कहते हैं? इसके देखो ऑप्शन से, ऑप्शन ए है प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, या ऑप्शन बी है अनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, या ऑप्शन सी है प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, या ऑप्शन डी है अधोगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कर का आधार बढ़ने पर कर की दर घटती है उसको प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। अ टैक्स सिस्टम इन विच द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एज द टैक्स बेस इंक्रीज इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्लियर है? अब देखो पांचवा प्रश्न है, 5th नंबर, प्रत्यक्ष कर की निम्न विशेषता है। प्रत्यक्ष कर की क्या विशेषता है इसमें से आपको बताना है। फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का क्या फीचर होता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, या ऑप्शन बी है इसके भार को अन्य पर हस्तांतरित किया जा सकता है। देयर बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, या ऑप्शन सी है इसका प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर होता है। देयर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन, या फिर ऑप्शन डी है ये गरीबों के क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं। दे अफेक्ट परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर। प्रत्यक्ष कर की विशेषता, खासियत या फीचर कह लीजिए, ये है कि इसका प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर जो है डायरेक्ट टैक्स, उसका प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर होता है। देयर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से राजस्व प्राप्तियों को पहचाने। इसमें जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है उसमें राजस्व प्राप्ति को पहचानना है। आइडेंटिफाई द रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट को पहचानना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है लोक उपक्रम के अंशों की विक्रय से प्राप्तियां, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या ऑप्शन बी है जनता से उधार, बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक, या ऑप्शन सी है विश्व बैंक से उधार, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, या ऑप्शन डी है ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इसमें कौन सा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, ठीक है। राजस्व प्राप्ति कौन सा है इसमें? ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, ठीक है। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न, निम्न में से पूंजी प्राप्तियों को पहचाने। पूंजी प्राप्ति इसमें से आपको पहचानना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में राजस्व प्राप्ति बोला था पहचानने, और इसमें पूंजी प्राप्ति को पहचानने बोला है, ठीक है। आइडेंटिफाई कैपिटल रिसिप्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए है डाकघर में जमाए, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, या ऑप्शन बी है ऋणों की पुनर्वापसी, रिकवरी ऑफ लोन्स, या ऑप्शन सी है विनिवेश, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो पूंजी प्राप्ति इसमें से क्या है? डाकघर में जमाए, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, ये पूंजी प्राप्ति है, और ऋणों की पुनर्वापसी, रिकवरी ऑफ लोन्स, ये भी पूंजी प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, और विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी पूंजी प्राप्ति है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। अब देखो 8th नंबर क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है सरकार की
संपत्तियों में वृद्धि नहीं करते हैं, डज नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ गवर्नमेंट, ये ऑप्शन बी है। सरकार के दायित्वों में कमी करते हैं, रिड्यूसेस लिएबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये ऑप्शन सी है। अनावर्तक प्रकृति के होते हैं, इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये ऑप्शन डी है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो राजस्व व्यय क्या करते हैं, सरकार की संपत्तियों में वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, राजस्व व्यय अगर सरकार खर्च करती है तो उसकी संपत्ति में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। सरकार की संपत्तियों में वृद्धि नहीं करते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ गवर्नमेंट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के किसी दायित्व में कमी नहीं करते हैं, डज नॉट रिड्यूस एनी लिएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन बी है आवर्तक प्रवृत्ति के होते हैं, इज रिकरिंग इन नेचर, या ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। पूंजी व्यय जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है इनसे, ठीक है, एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूंजी व्यय से अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें कौन सा एक सही कथन है, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ऑप्शंस दिए हुए ए बी सी डी, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही कथन है, सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। ऑप्शन ए है, अप्रत्यक्ष कर स्वभावतः प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, या ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों का सीमित आवृत्ति क्षेत्र होता है, डायरेक्ट टैक्सेस हैव लिमिटेड कवरेज एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, या ऑप्शन सी है राजकोषीय घाटा वृद्धि का प्राथमिक घाटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द प्राइमरी डेफिसिट, या ऑप्शन डी है आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये है, प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों का सीमित आवृत्ति क्षेत्र होता है, ये सही बात है, सही स्टेटमेंट है, सही कथन है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस हैव लिमिटेड कवरेज एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों का सीमित आवृत्ति क्षेत्र होता है, ये सही है, ठीक है। अब देखो 11वां प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली जगह भरना है। राजकोषीय घाटा माइनस प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट इक्वल क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको कंप्लीट करना है फिल करके, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए इसमें से आपको फिल करना है। ऑप्शन ए है राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, या ऑप्शन बी है सरकार की उधार आवश्यकताएं बोरोविंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, या ऑप्शन सी है पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन डी है ब्याज अदायगियां इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्योंकि राजकोषीय घाटा माइनस प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, ब्याज अदायगियां, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट। ब्याज अदायगियां बराबर क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस प्राथमिक घाटा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 12 नंबर देखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, यदि कर राजस्व आपका 12 अरब रुपए है और गैर कर राजस्व है 14 अरब रुपए और राजस्व व्यय 92 अरब रुपए, ठीक है। राजस्व घाटा ज्ञात करना है आपको। इफ टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है 52 अरब एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया है 14 अरब एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 92 अरब रुपीज, फाइंड आउट द रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट निकालना है, तो रेवेन्यू डिफिसिट में किसको शामिल किया जाता है और किसको नहीं, उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। रेवेन्यू डिफिसिट जिसे हिंदी में कहते हैं राजस्व घाटा, ठीक है, जो निकालने बोला है राजस्व घाटा, राइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है, एडजस्ट करिए। इक्वल्स क्या करेंगे हम लोग, राजस्व व्यय, इसमें जो जो दिया है उसको हम लोग इस्तेमाल करके निकालते हैं। राजस्व घाटा राजस्व व्यय जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। इसमें से हम लोगों को घटाना होगा कर राजस्व, कर राजस्व,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर राजस्व, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू। और इसमें से हम लोग को गैर कर राजस्व भी घटाना होगा, माइनस गैर कर राजस्व, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट इक्वल्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू माइनस नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि राजस्व व्यय माइनस कर राजस्व माइनस गैर कर राजस्व, ये हो गया फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। तो राजस्व व्यय कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है आपको 92 अरब, ठीक है, तो यहाँ पे 92 लिख दिए। उसके बाद आपको कर राजस्व कितना दिया हुआ है, टैक्स रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, देखो 52 माइनस 52 लिख दिए। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना दिया, गैर कर राजस्व 14 अरब, 14 अरब दिया हुआ है ना, 14 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो माइनस 14 कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो उतना उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 66 ना, 52 प्लस 14 कितना होगा 66। तो बड़ा कौन है इसमें 52, माइनस का साइन रहेगा, ये 92 यहाँ ऐसे ही उतर गया, तो 92 माइनस 66 कितना होगा, ये हो जाएगा 26, ठीक है। बड़ा इसमें कौन है 92, तो यहाँ पे उसी छोड़ देंगे, प्लस का साइन रहेगा। तो 26 अरब हो जाएगा इसका राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 26 अरब, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी पूंजी प्राप्तियां है, पूंजी प्राप्ति कौन सा है इसमें से बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है इसमें से बताना है। ऑप्शन ए है आय कर सरकार का राजस्व होता है, इनकम टैक्स इज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, या ऑप्शन बी है ब्याज से आय, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम, सॉरी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट इनकम, या ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोक निगम के अंशों की बिक्री, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, या ऑप्शन डी दिया हुआ है पीएसयू के लाभांश, डिविडेंड ऑफ पीएसयू। तो इसमें से पूंजी प्राप्ति कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोक निगम के अंशों की बिक्री, ये होगा, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन एक पूंजी व्यय का अंश है, पूंजी व्यय का अंश कौन सा इसमें से बताना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कौन सा इसमें से एक अंश है, एक पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, या ऑप्शन बी है सड़क निर्माण पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, या ऑप्शन सी है सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, पेंशन पेड टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेड ऑन नेशनल डेब्ट। तो पूंजी व्यय का अंश जो है वो सड़क निर्माण पर व्यय ये होगा, ठीक है। पूंजी व्यय सड़क निर्माण पर व्यय जो है वो पूंजी व्यय होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है ये एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है, कौन सा एक बजट का संघटक है, बजट का संघटक कौन सा इसमें से बताना है, ठीक है। विच इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट का कॉम्पोनेंट कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए है राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट, या ऑप्शन बी है पूंजी प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बजट का एक संघटक कौन सा है, राजस्व प्राप्तियां भी है और पूंजी प्राप्तियां भी है, ठीक है। बजट रिसिप्ट का जो है वो कंपोनेंट है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी। बजट प्राप्ति का संघटक कौन है, राजस्व प्राप्तियां भी है, पूंजी प्राप्तियां भी है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट बोथ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न, प्रत्यक्ष कर में किसे शामिल किया जाता है, विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में किसको इंक्लूड किया जाता है,
ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है आयकर इनकम टैक्स, या ऑप्शन बी है उपहार कर गिफ्ट टैक्स, या ऑप्शन सी है तथा बी दोनों बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयकर और उपहार कर दोनों। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में कौन कौन शामिल होता है, आयकर भी होता है और उपहार कर भी होता है। इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स बोथ आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, क्योंकि प्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स यानी आयकर और उपहार कर गिफ्ट टैक्स दोनों को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वां प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर में कौन शामिल किया जाता है, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा शामिल होता है, इसमें से ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी, या फिर विक्रय कर सेल्स टैक्स, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स। तो अप्रत्यक्ष कर में उत्पाद कर यानी एक्साइज ड्यूटी शामिल होता है और विक्रय कर यानी सेल्स टैक्स भी शामिल होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए तथा बी दोनों बोथ ए एंड बी। इनडायरेक्ट टैक्स जो है अप्रत्यक्ष कर, उसमें उत्पाद कर और विक्रय कर दोनों शामिल होता है। एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स बोथ आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां प्रश्न है, वह जो सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं कहलाते हैं। मतलब ऐसा खर्च जो सरकार का संपत्ति का निर्माण नहीं करता है वो क्या कहलाता है। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए एसेट नहीं बनाता है, एसेट का निर्माण नहीं करता है, क्या कहलाता है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन बी है पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन सी है तथा बी दोनों बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऐसा खर्च, ऐसा व्यय जो सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं वो कहलाते हैं राजस्व व्यय। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकारी बजट में उधार होता है, बोरोविंग इन गवर्नमेंट इज क्या होता है, राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट, या राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट, या प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट, या फिर करों में कमी डेफिसिट इन टैक्सेस। सरकारी बजट में उधार क्या होता है, राजकोषीय घाटा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोरोविंग इन गवर्नमेंट इज फिस्कल डिफिसिट। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां प्रश्न है, पीएसयू से लाभांश है, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज क्या है, गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू, या ऑप्शन बी है राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट्स, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है ना ए तथा ना ही बी, नाइदर ए नॉर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों बोथ ए एंड बी, क्योंकि पीएसयू से लाभांश जो है डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी है। ठीक है, पीएसयू से लाभांश गैर कर राजस्व और राजस्व प्राप्तियां दोनों है। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, 21वां प्रश्न है, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा है, सरकारी बजट में राजस्व घाटा है, इसका वित्त पोषण के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है वित्त पोषण, सरकारी बजट में राजस्व घाटा है, इसका वित्त पोषण किसके द्वारा होता है। द गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू डिफिसिट है, दिस गेट्स फाइनेंस्ड बाय, इसको ये फाइनेंस कैसे होता है। ठीक है, उधार लेकर बोरोविंग, ऑप्शन बी है विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, या ऑप्शन सी है कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू, या ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा है, इसका वित्त पोषण किसके द्वारा होता है, कर राजस्व के द्वारा। ठीक है, द गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डिफिसिट, दिस गेट्स फाइनेंस्ड बाय टैक्स रेवेन्यू। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, 22वां प्रश्न, राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक राजकोषीय घाटा, देखो इसमें बोला है कि राजकोषीय घाटा जो होता है उसके संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ठीक है, एक राजकोषीय घाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। और फिस्कल डिफिसिट सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट्स द बोरोविंग ऑफ गवर्नमेंट,
ये ऑप्शन बी दिया है, कुल व्यय तथा सरकार के कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऑप्शन सी है, कुल व्यय तथा उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग। ऑप्शन डी है, सरकार के भावी दायित्वों में वृद्धि करता है, इंक्रीज द फ्यूचर लिएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल व्यय तथा सरकार के कुछ प्राप्तियों का अंतर होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों ये सही होगा? क्योंकि एक राजकोषीय घाटा जो है वो कुल व्यय तथा सरकार के कुल प्राप्तियों का अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो ये गलत है कि कुल व्यय तथा सरकार के कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। एक राजकोषीय घाटा कुल व्यय तथा सरकार के कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपको गलत बताने बोला था। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ फिस्कल डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, इसमें पूछा था कौन सा ट्रू नहीं है, सही नहीं है यानी गलत है, तो यही हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23वां प्रश्न है, निम्न में से गैर कर राजस्व है, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है निर्यात कर एक्सपोर्ट ड्यूटी, या ऑप्शन बी है आयात कर इम्पोर्ट ड्यूटी, या ऑप्शन सी है लाभांश डिविडेंड, या ऑप्शन डी है उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी। तो गैर कर राजस्व कौन सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यूज में से लाभांश जो है डिविडेंड वो गैर कर राजस्व है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डिविडेंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति में शामिल होता है? राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है लोक व्यय, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में कौन इंक्लूड है? लोक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन बी है कर टैक्स, या ऑप्शन सी है लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। तो राजकोषीय नीति में फिस्कल पॉलिसी में किसको इंक्लूड किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है? लोक व्यय शामिल होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कर भी शामिल होता है, टैक्स, और लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट भी शामिल होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। राजकोषीय नीति में लोक व्यय, कर और लोक ऋण सभी शामिल होते हैं। इन फिस्कल पॉलिसी पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स एंड पब्लिक डेब्ट ऑल आर इंक्लूडेड। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25वां प्रश्न है इसका, पूंजी बजट में शामिल है, कैपिटल बजट कंसिस्ट्स ऑफ। क्या इसमें शामिल है कैपिटल बजट में? ऑप्शन ए है राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन बी है पूंजी प्राप्तियां तथा पूंजी व्यय, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। पूंजी बजट में क्या शामिल है? पूंजी प्राप्तियां तथा पूंजी व्यय। ठीक है, पूंजी बजट में पूंजी प्राप्ति तथा पूंजी व्यय शामिल है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कैपिटल बजट कंसिस्ट्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26वां प्रश्न, बजट। ऑप्शन इसके देखो क्या है, ऑप्शन ए सरकार के आय एवं व्यय का विवरण होता है, बजट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, या फिर बजट सरकार के आर्थिक नीतियों का दस्तावेज होता है, बजट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, या ऑप्शन सी दिया है बजट सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण होता है, बजट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा बजट जो है वो सरकार के आय एवं व्यय का विवरण होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज बजट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। देखो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन निकल कर आता है 2-3 मार्क्स का कि बजट क्या है। तो बजट क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट। तो लिखना बजट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। बजट जो है सरकार के आय एवं व्यय का विवरण होता है। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक असंतुलित बजट में, यानी एक असंतुलित बजट में क्या होता है ये पूछा है ऑप्शंस देकर। ठीक है, इन अनबैलेंस बजट में क्या होता है? ऑप्शन ए है आय व्यय से अधिक होता है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन बी है व्यय संबंधित आय से अधिक होता है, एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटेड टू इनकम, या ऑप्शन सी है घाटों को उधार लेकर या नए नोटों को छापकर पूरा किया जाता है, डेफिसिट इज कवर्ड बाय
लोन्स और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, ये ऑप्शन डी है केवल ए तथा बी, ओनली ए एंड बी। एक असंतुलित बजट में आय व्यय से अधिक होता है और व्यय संबंधित आयों से अधिक होता है, ठीक है। इन एन अनबैलेंस्ड बजट income is greater than expenditure and expenditure is higher relative to income. So option D is the correct answer for this question, केवल A तथा B, ठीक है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग देख सके वीडियो को, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।